बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलवीना आगा, आपकी एंकर। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर। मेरा नाम है यूनुस खान और मैं बेटा हूँ, बहुत अच्छा बेटा हूँ। लेकिन बेटों की वैल्यू तो है हमेशा से, लेकिन बेटिया, वाह 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 वाह, बेटिया ने जो कमाल किया है ना, आपकी सोच है। मैं बता रहा हूँ बहरीन टूरिज्म एग्जीबिशन अथॉरिटी की। जी सना बताएं अवाम को उन्होंने क्या काम किया है। जी यूनुस, बहुत अच्छी खबर है और वो ये बात ये है कि आपको पता है गुज़िश्ता कुछ टाइम पहले ही जो है वो इंडिया ने पाबंदी लगाई थी तमाम तर जो तालीमी इदारे उसमें हिजाब में जो भी वहाँ पर स्टूडेंट्स जा रही थी उनके ऊपर पाबंदी थी कि तालीमी इदारों में नहीं आनी चाहिए बच्चियाँ वहाँ पर हिजाब में। तो अब जो है वो बहरीन के अंदर जो रेस्टोरेंट हैं इंडियन, उसमें जो है वो एक खातून आई थी हिजाब में, तो इन्होंने जो है वो इस रेस्टोरेंट पर भी पाबंदी आयद कर दी कि कोई भी हिजाब वाली खातून यहाँ पर नहीं आ सकती। एग्जैक्टली आप मुसलमानों को दीवार से लगाओगे, हमें दीवार में चुनवा दोगे, हम दीवारें तोड़ के निकलेंगे, पूरी दुनिया में अपनी इमेज बेहतर करेंगे। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊं कि देखें ऑस्कर जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या आप कह सकते हैं फिल्म्स अवार्ड है, आर्ट का अवार्ड है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का अवार्ड है, वो जो है ऑस्कर एक मुसलमान जीता है। तालियां होनी चाहिए। उर्शिया एलैबोरेट ऑन दिस। जी रिस अहमद जो हैं वो मुसलमान एक्टर हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ही इज द फर्स्ट मुस्लिम एक्टर जिनको अवार्ड दिया गया। एंड वो बड़े, अगर आपने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, अवाम से मैं कह रहा हूं, वो ऐसे एक एक्टर हैं जिन्होंने हमेशा कहा है कि इस्लामिक फोबिया के अगेंस्ट बात की है कि इस्लाम जो है वो एक पीस का मजहब है। एंड माशाल्लाह से ही वॉन एन ऑस्कर। एंड इंशाल्लाह अब एक लाइन चल जाएगी, इंशाल्लाह पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो भी ऑस्कर जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऑस्कर में सिर्फ यही एक न्यूज नहीं है, एक और न्यूज आई है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि रेसलिंग हो रही है, ठीक है, धक्का मुक्की हो रही है, चंपा परेड हो रही है, जो हम कराची की जबान में बोले। क्या हुआ है अनम, बताएं किसने किसको चमाट मार दिया। मैं बताती हूँ अपनी आवाम को कि 94th अकेडमी अवार्ड्स हो रहे थे लॉस एंजलिस में। वहाँ पे क्रिस जो है एक कॉमेडियन है और वो मजाक उड़ा रहे थे। मजाक में ही वाज मेकिंग फन ऑफ विल स्मिथ्स वाइफ, और इस पे जो है विल स्मिथ का एकदम से आउटरेजियस रिएक्शन आया। वो उठे, उन्होंने जाके उन्हें थप्पड़ दे मारा। एंड आई गेस ये जायज़ है। अगर कोई मुझसे बोले कि आपका इस पे क्या टेक है, तो आई थिंक ये सही है, क्योंकि अगर उनकी वाइफ का यूँ पब्लिकली आप खड़े के मजाक उड़ा रहे हो तो दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, बल्कि कोई मर्द भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले वो मशरिक हो या मगरिब हो। आप क्या कहती हैं अभी इस पे है ना, मेरा टेक तो ये है कि यूजुअली लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है कि जो ईस्टर्न मर्द हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होता है या वो पॉजेसिव होता है बीवियों के हवाले से। लेकिन इस तरह की स्टोरीज जब हम सुनते हैं तो ये हमारे लिए हैरान कुन होती है। राइट, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सना? देखिए मुझे लगता है मजाक और किसी की दिल आज़ारी करने में फ़र्क होता है। अगर आप किसी के साथ मजाक करते हैं तो वो जब तक लिमिट में है तब तक ठीक रहता है, लेकिन जब वो लिमिट के बाहर जाता है तो वो किसी का दिल दुखा सकते हैं आप अपनी बातों से। तो मेरे ख्याल से तमाम तर लोगों को ही, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान में भी यही बात है कि आप मजाक तो करना शुरू करते हैं, फिर आप इतना हद तक मजाक करने जाते हैं कि वो किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी हो जाती है। क्या बात है जी उर्शिया? मुझे ऐसा लगता है यूनुस की फैमिली तक नहीं जाना चाहिए आपकी, यानी कि पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ है, व्हाटएवर आपने किसी के साथ रहना है नहीं रहना, आपकी पर्सनल लाइफ पे कोई बात ना करे। वो मुझे अच्छा लगता है कि आप किसी को भी कुछ इस तरीके से ब्लंटली ना बोल दें। एग्जैक्ट मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क है। देयर इज अ थिन लाइन, जो क्रॉस करेगा वो एक गलत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। एंड वही बात है कि अगर आप किसी की वाइफ को बोलेंगे तो उसका रिएक्शन भी आएगा। तो अगर उन्होंने मजाक किया तो समझे कि विल स्मिथ ने भी चमाट मार के मजाक किया, ठीक है, बराबर हो गया, मजाक बराबर हो गया। बट हैविंग सेड दैट, देखिए इधर तो हमने अमेरिका की बात कर ली, ठीक है, लेकिन अमेरिका का सबसे प्राइम जो है आप कह सकते हैं ओपोनेंट या राइवल, वो कौन है? अमेरिका का जी रूस है या फिर चीन है। जी पाकिस्तान भी आ गया, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान को हल्का ना लीजिएगा। लेकिन मैं तो बात करूंगा रूस की। मैं क्यों करूंगा? अलवीना आगा प्लीज बताएं, रूस और यूक्रेन में क्या हालात हैं अभी? यूनुस, इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर तो मैं बात करूंगी, लेकिन एक क्विकली मैं अपना कमेंट देना चाहूंगी। जिस खबर के ऊपर आप और सना बात कर रहे थे बहरीन के हवाले से कि इंडियन रेस्टोरेंट ने किस किस्म का जो है एक स्टांस पेश किया, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। आप बहरीन में मौजूद हैं, आप अगर मिडिल ईस्ट में हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, तो वो इस्लामिक स्टेट्स हैं और वहाँ की जो खवातीन हैं, जो वहाँ की अरब्स हैं, वो हिजाब में होती हैं या फिर वो सर को कवर करती हैं। आप कैसे उनकी रेगुलेशन को उनके अगेंस्ट जाके आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। इंडियंस की बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं।
मानते हैं कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इतने पागल हो जाएं कि मुस्लिम स्टेट्स में जाके वहां पे भी अपने बीजेपी का और हिंदुत्व की फिलॉसफी सामने लाना शुरू कर दें। कमिंग टू रशिया एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोग जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे, क्योंकि जब ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा लोग डर गए थे कि पता नहीं क्या हालात हो जाएंगे दुनिया में, दुनिया क्राइसिस की तरफ जा रही है और रूस एक सुपर पावर होके पता नहीं क्या करने वाला है। इस पूरे सिनेरियो में जब हम देखते हैं, अगर हर सिचुएशन में, हर कन्फ्लिक्ट में कोई एक बेनिफिशियरी जरूर होता है। इस स्टांस या इस सिनेरियो में कौन बेनिफिशियरी, हम सबको मालूम है अमेरिका बेनिफिशियरी है। अब हम क्यों किसी की साइड लें? जिस तरह यूएन जनरल असेंबली में दूसरी मर्तबा भी हमने रशिया के ऊपर या उसके अगेंस्ट सैंक्शंस की हमने फेवर नहीं की, और ये इमरान खान साहब भी कर सकते थे, दूसरी बार ये हुआ है। तो अब इस कन्फ्लिक्ट में मेन अपडेट या इस वक्त जो एक अहम बात है वो ये है कि टर्की में एक राउंड ऑफ मीटिंग एक्सपेक्टेड है फेस टू फेस रशिया और यूक्रेन का। अब इसमें ये होगा कि टर्की, अब एक सोचने वालों के लिए बहुत ही अहम पॉइंट है, किस तरीके से उर्दगान जो हैं वो एक पूरा ब्लॉक फॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, चाइना, रशिया, ये सारे एक ब्लॉक का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो इस बात से एक बार फिर महसूस हो रहा है कि ये जो एक ब्लॉक है वो स्टिल, वो जो बातें हैं वो जेन्युइन है और ये वाकई कुछ चीज़ों को बेहतर कर दिया जाएगा और ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। और जो बात ईयू की हो रही थी और नेटो बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। नहीं माशाल्लाह से ईयू का तो सिंपल सी बात है, उसको मैं बोलता हूँ EU इज इक्वल टू EU। ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मुलाकात करते हैं एक नो EU वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको बता दूं कि हम नए पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक शख्स है जो चाहता है कि हम पुराने पाकिस्तान में चले जाएं। पुराने पाकिस्तान से मतलब करप्शन, ठीक है, गुंडागर्दी, टारगेट किलिंग, डकैतियां। वो कौन है? ये कौन चाह रहा है कि हम पुराने पाकिस्तान में जाएं? आंखें तो अल्लाह ताला ने आगे देखने के लिए दी गई है ना सना। कौन है वो? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने खुद ही खुलासा कर लिया, डकैत। आपने खुद ही कह दिया। अब आगे मैं क्या कहूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे PCA का केस चाहिए। इसीलिए मैं आपके ऊपर ही ये बात डालना चाहूंगी, क्योंकि आपने खुद ही वाज़ेह तौर पर कह दिया। मैं जी बताती हूँ तमाम तर लोगों को कि भी मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो ऐलान करते हुए ये बात कही है कि तमाम तर जितने भी नून लीग के शेर हैं वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम दोबारा से पुराने पाकिस्तान में लैंड करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये वीडियो बहुत जबरदस्त जो आई थी ना, जो इनसे एक फंबल हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त उन्होंने ये बात कही थी। मैं इतना हंसी हूँ इस बात पर कि वो कह रही है कि जो है वो गिदड़ की खाल पहनने से कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। आप खुद ही अपने वाले मुंह से भी निकला है। हाँ। अच्छा, मैं तो ऐसे ही बोला था रैंडमली गिदड़। ये तो वही बात हो गई कि बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। लेकिन सिंपल सी बात है, हमें पुराने पाकिस्तान में नहीं जाना। हम जो नए पाकिस्तान में, जहाँ पे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स वो $12 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, हमें ऐसे मतलब कि जो टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है वहीं रहना, ठीक है। हमें स्टोन एज में नहीं जाना। लेकिन आज से गुलामी बंद अंग्रेजों की। मैं वादा करता हूं, ये वादा मुझसे मांगा गया। किसने मांगा गया नाम, प्लीज अवाम को बताइए। 2 घंटे की लंबी तकरीर करने के बाद इमरान खान साहब ने ये अपनी कौम से कहा है कि आप मेरे साथ मिलकर अहद करें कि अब से हम मजीद गुलामी नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसा लीडर अपने लिए चुनेंगे जो हमें गुलामी की तरफ लेके जाए। इट्स अ फ्री कंट्री, यू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो आप अपने लिए वो लीडर चूज करें जो आपको लगता है आपके लिए अच्छा है, और अल्लाह पाक ने अक्ल और शऊर सबको दिया, तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। और प्लीज एक्शंस पे लें, बातों पे ना लें। क्या बात है, क्या बात है। और मैं आपको बताऊं, शेख रशीद अंकल उन्होंने क्या कहा, एलवीना आगा बताएं। नेक्स्ट 72 आवर्स आर क्रूशल। वो इसलिए क्रूशल है क्योंकि इसमें हमें मालूम होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जहाँ पे बात हो रही है कि क्या वो अदम एतमाद की बात जो अपोजिशन कर रही है वो दुरुस्त होगी या उनके मुंह पे चमाट पड़ेगा जोर से। ऑप्शन बी लॉक कर दें प्लीज। इंशाल्लाह, क्योंकि गेम बिल्कुल अब चेंज होती दिखाई दे रही है। लेवल अप। इसमें से आधे घंटे तो गुजर चुके। बिल्कुल। जी। उन्होंने कहा, बट मैं आपको बताऊं बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये PDM, ये सारी चीजें, इतनी पॉलिटिक्स। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स नाउ, आई वांट टू टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट, ठीक है। आई वांट टू टॉक अबाउट शोबिज इंडस्ट्री। नादिया हुसैन द वेटरन मॉडल जो हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, एंड शी इज अ इन्फ्लुएंसर एज वेल।
अपने यही ना जो मल्टी टैलेंटेड है और जा नहीं और किसी और को जगह नहीं दे रहे हैं। क्या क्या बात कर दी आपने। ये आपने बहुत सारे जो नए मॉडल्स हैं उनकी बात की, लेकिन वो क्या कहती है नए मॉडल्स के बारे में? उर्षा प्लीज आवाम को बताइए। जी यूनुस, उन्होंने पिछले दिनों में एक बात की थी कि जितनी भी नई मॉडल्स आ रही हैं वो एजुकेटेड नहीं है और उनको कोई काम नहीं आता, मतलब कहीं से भी उठकर आ रही हैं और काम कर रही हैं। तो ये बहुत गलत बात है नादिया मैम, क्योंकि बिकॉज हर एक का अपना एक पोटेंशियल है, हर बंदा अपने काम से मुझे लगता है कि वो लिंक करता हुआ आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर इंसान के अंदर डिसिप्लिन होगा तो उसको एजुकेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग भी होते हैं उनके अंदर जो है वो डिसिप्लिन ही नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है? What's your take on it? Both things are equally important. Yeah, I exactly. second, by the way, I second Nadia. इस पे why would I second? Even I do the same. क्योंकि एजुकेशन इज मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, और अल्लाह पाक ने जो इल्म है वो दोनों मुसलमान मर्द और औरत के लिए रखा है, और ये इसलिए मैंडेटरी क्योंकि इससे हमें शऊर आता है, और अगर कोई भी काम हम तालीम हासिल करके करते हैं तो वो बहुत बेहतर होता है। वो बात तो ठीक है आपकी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से, बट मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर आपके अंदर एक डिसिप्लिन ही नहीं होगा और आपने बहुत सारी डिग्रीज ली होंगी, वो अलग बात है। लेकिन उनका That स्टेटमेंट is मैं my उससे point. इसलिए एग्री करती हूँ क्योंकि जब तक ये चीज नहीं होगी ना, ये सारा नहीं, वो तो issues जो अब हम फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली इंसान वो को पढ़ना चाहिए। हर मैं चीज एक जो है चीज वो आप लोगों की बात में ऐड करना चाहूंगी, आप भी इससे जरूर मुत्तफिक होंगी, आप भी इससे जरूर मुत्तफिक होंगी। वो ये है कि देखिए, ये समझना कि ये जगह है जिस पे आपको तालीम की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप यहाँ पर आसानी से जा सकती क्या बात है? और सिर्फ बिना कुछ बोले, बिना आप अपने मुंह को तकलीफ दिए और कुछ यूं खड़े होकर सिर्फ स्टाइल मारकर आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। जब ये आपका दिमाग तो होगा, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सुने आगे मेरी दूसरी बात नहीं होगी, आप मेरी बात please, कंप्लीट होने दे प्लीज। तो ये माइंडसेट गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, यही मैं कह रही हूँ। अब्दुल कादिर कहते हैं ना, आधी अधूरी बात जो है वो हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, पहले पूरी बात सुने, उसके बाद आप किसी की बात पर जो पॉजेस थे ना, लग रहा था जुमला खत्म हो रहा है। नहीं ना, ये हम जो एंकर है ना, हमारा स्टाइल है ये कि बात हम आधी कंप्लीट करते, लोग कहते हैं हो गई, फिर जी हम आगे जो है वो अपना बाद में बात तोड़ते। खैर मैं आती हूँ जी अपनी बात पर। तो ये माइंडसेट तब्दील होना चाहिए। और दूसरा, जहां तालीम की बात हो रही है वहां तरबियत की बात जरूर होनी चाहिए। तालीम बिना तरबियत अधूरी है, तरबियत बिना तालीम अधूरी है। Exactly. दोनों चीजों को साथ मिला देंगे, बहुत ज्यादा जिंदगी आपकी कंप्लीट है। वाह 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 वाह। बस मैं एक बात कहूंगा जल्दी से कि देखें, मॉडलिंग है, एक्टिंग है। मुझे बात बताएं, नादिया हुसैन ने बहुत अच्छी बात की, आई रिस्पेक्ट हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि नादिया हुसैन साहिबा, कोई मुझे एक डिग्री बता दें जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की हो पाकिस्तान में। अगर मुझे पढ़ना क्या बात कर रहे हैं आप? यूनुस मौजूद हैं। देखें, परफॉर्मिंग आर्ट्स की डिग्री नहीं है। आई हैव डन अ 3 years डिप्लोमा। एग्जैक्टली। नहीं, मीडिया साइंसेस में तो होती है ना स्पेशलाइजेशन, आप ले लें। ये नहीं सिखाया जाता। परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली डिग्रीज नहीं है पाकिस्तान में। आप कहते हैं कि मैं एमबीए करूं, पढ़ा लिखा लड़का, फिर आके मॉडलिंग करे, तो जानी मैं बैंक में ही काम कर लेता हूं, मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो मैं इतनी एजुकेशन वहां क्यों लगाऊं? डिप्लोमास नहीं हो रहे। बहुत सारी मॉडल्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं मॉडल्स को, पैसे लेते हैं। अब बेचारे गरीब जो लोग हैं, जो उनका दिल नहीं है। सलीम मिराज साहब, वेरी वेटरन एक्टर, लेजेंड इन मेकिंग एक्टर, उन्होंने मुझसे एक दफा एक बात की थी, वो दिल में फंस गई। मैं चाहता हूं जो यंग लोग हैं वो भी अपने दिल में फंसा लें बात, कि जो ये एक्टर्स हैं, नए जो नए मॉडल्स हैं, इस फील्ड में अगर आते हैं डरने से, तो आपने डरना नहीं है भाई। ये किसी के अब्बू की फील्ड नहीं है, ये किसी स्टार की फील्ड नहीं है, ये आप जैसे लोगों की फील्ड है जो मेहनत करके इस मकाम पे पहुंचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही ताली होनी चाहिए। स्पीच एंड हुई थी मेरी। थैंक यू। वाह। मुझे तो या हलवा खिलाएं या फिर वोट दिलाएं। अच्छा देखिए, यूजली ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे खासे एजुकेटेड हैं और सिर्फ यही मीडिया इंडस्ट्री को हम हटा के किसी भी इदारे की बात कर लेते हैं, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी फील्ड है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, तो आपको एक खास तरह का अलग प्रोटोकॉल मिलता है। और अगर आप नहीं हैं थोड़े, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, किसी भी आप इदारे में चले जाएं, अगर एक ज़्यादा तमीज़दार है, डिसिप्लिन भी है, स्किलफुल भी है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, प्रेजेंटेबल है, तो उसको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा बनिस्बत उसको जिसकी थोड़ी एजुकेशन कम होगी। भले ही उसके
डिसिप्लिन बहुत अच्छे हैं, भले उसके बहुत अच्छे स्किल्स हो। तो तालीम आपके कितने भी वो होते हैं ना, मैं टिक मार्क कर दूं सीवी पे, लेकिन आपके अगर नुक्स होते हैं, नुक्स होते हैं, खामियां होती हैं जी, छुपाता है। लेकिन अगर आपकी तालीम पूरी है तो उसकी वजह से आपको बड़े फेवर्स मिलते हैं लाइफ में। तो प्लीज वैसे पर्ची वालों को ज्यादा नहीं मिलते। पर्ची वालों ने तो फिर मत ही मार दिया ना, उसके बाद तो कोई डिबेट ही नहीं बचती है। अच्छा, वो क्या करें बेचारे? नहीं, उनको मिलना चाहिए क्या? पाकिस्तान में आपको लगता है मेहनत पे मिलता है, मेरिट पे मिलता है? यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मेरिट पे नहीं मिलती। नहीं, मेरिट पे मिलता है, तभी तो वो इतना ज्यादा अंदर से वोल्केनो उनका जो है ना वो बेचारा बेताब होता है फटने के लिए, और फिर वो इतने ज्यादा एग्रेसिव होते हैं अक्सर लोग जो मेरिट पे सरवाइव कर रहे होते हैं। एंड समवेयर डीप डाउन दे नो कि वो इस चीज के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं है, बट उनको लग रहा होता है कि वो जिस पोजीशन पे हैं वो इससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है क्योंकि वो मेरिट पर है। देखिए, जरूरत और नीड इंसान से सब कुछ करवा देती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग इससे मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये मेरा ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है जरूरत जब जरूरत आपके कंधों पर आती है ना, और जिम्मेदारी, एग्जैक्टली जिम्मेदारी जब आती है तो आपसे, मैं हमेशा कहती हूँ, वो काम करवाती है जो आप नहीं करना चाहते। ऐसा हो सकता है अभी मैं हूँ, ठीक है, मैं क्यों बड़ी बड़ी बातें करूँ, मैं क्यों बड़ी बड़ी बातें करूं? कल अगर मुझे बहुत ज्यादा नीड हुई या कल मुझे मेरे कंधों पर बहुत जिम्मेदारी आई, तो आज जिस फील्ड के हवाले से मैं कह रही हूं कि मुझे नहीं आता करना, मुझे मॉडलिंग करनी नहीं आती, कल मैं वही चीज कर रही हूं। क्यों? इसके पीछे कोई ये नहीं देखेगा कि मैं वो क्यों कर रही हूं। लोग सिर्फ देखेंगे इससे तो आता नहीं है। नहीं, लोग ये इसलिए कहेंगे, लोग ये कहेंगे ये क्यों कर रही है। एग्जैक्टली, ये क्यों कर रही है, इसे आता ही नहीं, कर क्यों रही है? भाई ये सीख जाएगी, ये भी तो देखें, इंसान सीख जाते हैं इस फील्ड में until unless you're not a star kid, beggars are not choosers। आपको जो मिलेगा, you're trying to, जो आपको मिलेगा आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक कहानी, एक स्ट्रगलिंग एक्टर की कहानी है, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया। लेकिन एटलीस्ट आप, मेरे ख्याल से, आई एम सो सॉरी यूनुस, मैं आपको हमेशा बोलते बोलते इसी तरह कट करती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, उसकी हौसला अफजाई कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हौसला अफजाई भी नहीं कर सकते तो इजी लोड करवा दें मुझे, ठीक है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने बहुत सारी ख़बरें आपके सामने हमने पेश की, और अब हम प्रोग्राम में एक मौजू के ऊपर बात करेंगे जो कि ऑब्वियसली अंडर कंसिडरेशन है तमाम तर लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में जो सियासी पारा है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की, खान साहब की हुकूमत के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है जो कि ऑपोजिशन जमातों के हवाले से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो साजिश कर रहे हैं। और पीडीएम पिछले लगभग 3 साल से वो ऑन एंड ऑफ मार्च करते रहे और वो अनाउंस करते रहे कि हम पीटीआई की हुकूमत को गिरा देंगे, लेकिन ये हमने ये भी देखा कि सेनेट में भी वो गए कि हम सेनेट में स्पीकर को भी हटा देंगे, फिर हम पार्लियामान को ख़त्म कर देंगे, असम्बलीज जो हैं वो तहलील हो जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ दावे रहे। लेकिन इस बार पहली मरतबा खान साहब की हुकूमत में हमें ये देखने को मिला कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है और खान साहब की हुकूमत खतरे में है। और इसकी वजह ये भी दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों को किसी न किसी तरीके से ब्रेन वॉश करके कन्विंस भी कर लिया गया कि खान साहब जो हैं अपने दावों में और वादों में पूरे नहीं उतरे। हालांकि इस जो रियलिटी है वो इसके मुतरादिफ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ऑपोजिशन जमातों का झूठ बोलना है और उनके अपने पुराने पिछले करतूत हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। इस वक्त जब हमने देखा कि एक बहुत बड़ा जलसा किया खान साहब ने, ऑल ऑफ अ सडन लोगों ने देखा कि अरे इतनी बड़ी आवाम, इतनी लाखों की तादाद खान साहब के साथ अभी भी मौजूद है, जिसको अभी भी ऑपोजिशन जमातें जुटला रही हैं और अभी भी उनको शर्म नहीं आती। मैं कहूँगी कि पता नहीं किस मुंह से वो लोग झूठ बोलते हैं। और मरियम बीबी वो बार बार बोल रही हैं झूठ, बार बार बोल रही हैं कि नहीं थे लोग, मतलब हमें तो अपनी आंखों से दिख रहे थे, शायद वो चश्मा लगा लें, शायद उनको दिख जाए। हालांकि कल हमने पूरा पेश किया है जी। इसके बाद दूसरा स्टैट्स भी सामने आ रही हैं और बार बार इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। अब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बार बार कहा गया कि उनको हटा देंगे और वो काबिल नहीं है सीएम पंजाब के। इस पर डिबेट होती रही कि सीएम पंजाब जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से चौधरी बिरादरान और परवेज़ इलाही, ये तमाम तरह कैंडिडेट्स बार बार ये जाहिर करते रहे कि उनको सीएम होना चाहिए।
और अब इसके ऊपर आखिर अपने इत्तेहादियों के साथ गुफ्तगू हो गई है और जो बुज़दार साहब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अनफॉर्चुनेट है कि किस तरीके से उनको ये करना पड़ा, लेकिन खान साहब को अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ तो स्टांस लेना पड़ेगा, अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और MQM जो है वो दिन में 3 मरतबा अपना दिमाग तब्दील करती है कि उनको करना क्या है। कंफ्यूज है बिल्कुल। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जब उस्मान बुज़दार साहब ने रेजिग्नेशन दिया और ये पूरा इसके ऊपर डिसाइड किया गया कि कौन आएगा CM पंजाब अब, और इत्तेहादियों के साथ जो है गठजोड़ दोबारा से हो रहा है, तो यानी वो लालची नहीं थे क्या जो वो इस चीज के लिए अब वो खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देंगे? अब नो कॉन्फिडेंस गया, मतलब ये भी लोगों के लिए सोचने के लिए एक पॉइंट है। अब इसके साथ साथ एक और चीज जो कि जब ये सारा सिचुएशन चल रही थी, जब ये अपडेट्स आ रही थी, तो मैंने कहा कि अब सबसे जो दूसरा एक कदम आएगा सामने वो MQM के साथ मुशावरत होगी, और एग्जैक्टली वही हुआ थोड़ी देर में। मैंने कहा देखिए क्योंकि MQM सबसे ऐसी जमात है, सपोर्ट करेंगे आपको, और फिर वो कर गए। यही तो वो मैं यही तभी तो कह रही थी, ऑन अ लाइटर नोट नहीं कह रही थी, वो सीरियस, मतलब कभी कभार ऐसा हुआ कि दिन में 3 मरतबा उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया है, बार अपने डिसीजन चेंज करते रहते हैं ना। लेट्स सी कि अब वो खैर वो इकट्ठे हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको भी लालच बहुत ज्यादा होती है कुर्सियों की और मिनिस्ट्रीज की। अब उनकी क्या फरमाइश है? उनकी फरमाइश देखते हैं ना, वो ऑन एंड ऑफ वो कह रहे थे कि जो हमें मिला है, जो मिनिस्ट्रीज हमें मिली है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और अब देखते हैं कि उनकी क्या फरमाइश है। एक इत्तेहादी की फरमाइश पोर्ट चाहिए, खतरनाक बातें ना करें। एक इत्तेहादी की फरमाइश पूरी हो गई, अब देखते हैं बाकी कितने इत्तेहादियों की फरमाइशें पूरी करते हैं। लेकिन ये ब्लैकमेलर्स नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। एग्जैक्टली ब्लैकमेलर्स हुआ ना? नहीं। अच्छा, एक बच्चा जिद कर रहा है मुझे टॉफी चाहिए, चलो बेटा ले लो टॉफी। ठीक है, तो ये उर्शिया बताएं, आपको ब्लैकमेलर्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगी, जैसे कि आप लोगों को पता है चोरों की अगर बात की जाए तो जो इंसान खुद चोर है वो मुल्क कैसे चलाएगा? तो आप क्या मतलब माइंड तो इंसान का सेट ऐसा है ना कि मैं अगर सीट पर बैठूंगी, लेट सपोज मैं चोर हूँ और मैं सीट पर बैठी हूँ और मुझे पता है मैं पहले से प्लानिंग करके बैठी हूँ, मुझे किसको खरीदना है, किसको हटाना है, क्या करना है, तो वो पहले से प्लानिंग करके बैठी हूँ। तो वो प्लानिंग अभी से ही चल रही है, प्री प्लानिंग जिसको कहते हैं। हाँ, लेकिन आप ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है ना? हाँ ठीक है, क्लियर कर दें। लेकिन ये बात तो तय ब्लैकमेलर्स हो गए ना। एक तो चोर तो है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन ब्लैकमेलर्स तो हुए ना डेफिनेटली। ये आवाम क्या समझ रही है, नहीं समझ रही, आपको क्या लगता है? अवाम क्या, आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं? किससे आपने उम्मीद लगाई? अवाम से। अवाम समझे या ना समझे, ये एक आप समझे धंधा है, और ये जब तक जारी रहेगा, जब तक इनकी सांसें जारी रहेंगी, ये बंद नहीं होने वाला। एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी जब मैं देख रही थी, वो ये था कि गुज़िश्ता, आपको पता है जब से ये तहरीक चली, मैं इसको कवर करती हुई आ रही थी अपने प्रोग्राम में, मुझे बुरा इस बात का लगा कि एक आपको बंदे जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि भाई हमें ये वजारत दे दें, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। ये देखें, चले खान साहब को, आपको पता है हुकूमत बचाने के लिए फिर आपको हाथ मिलाना पड़ता है। सम टाइम ऐसा भी होता है आपका दिल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप जो है वो कर लेते हैं। देखिए ना, अरकान भी मुनहरिफ हो गए हैं, फिर उसके बाद इत्तेहादियों ने अपनी खुलेआम ब्लैकमेलिंग जो है वो जाहिर कर दी है, और बार बार जाहिर करते रहे ना। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इमरान खान साहब अंडर प्रेशराइज्ड हैं, और वो लगता है उन्हें देखे, उन्हें जो पिछली जितनी भी हुकूमत है, और वो जब अपने जितने भी चीजें छोड़ के गई हैं, और अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको लेके इमरान खान साहब उस पर काम कर रहे हैं, उन चीजों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो ऑपोजिशन है वो कंटिन्यूसली उनको पुल डाउन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे ये वो वाली बात बहुत फिट बैठती है कि यू कैन लव हिम और यू कैन हेट हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। तो आप इग्नोर करने वाली चीज नहीं है खान साहब, वो ऐसी शख्सियत नहीं है। तो आप कुछ भी करें, आपको उन्हें देखना तो पड़ेगा, और आप जितने भी हरबे और पैंतरे आजमा लें, लेकिन आप इमरान खान की हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं गिरा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो भी अभी जितने भी उनके लोग हैं, जितने भी उन्होंने जलसे में आपने क्राउड देखे, वो कोई पेड ऑडियंस नहीं है। तो जो इंसान अपनी मेहनत से किसी को अपना फैन करता है, आई गेस वो इन द लॉन्गर रन वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहती है। ये बात तो प्रूव हो गई कि अवाम आज भी खान साहब के साथ है, और अगर कोई नहीं है तो उनके मुनहरिफ अरकान या उनके अंदर जो मौजूद हैं, जिनको एडवाइजरीज भी मिली हुई हैं, वो भी बैरूनी कुव्वतों के साथ मिले हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि मुझे बताना चाहिए पर्टिकुलरली, हम लोग ऑफ एयर इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो कि खान साहब ने ही बनाई थी, इससे पहले किसी हुकूमत में नहीं बनी थी। उसके चेयरमैन जो अपॉइंट किए खान साहब ने, क्योंकि वो प्रो चाइना थे, प्रो इस्लामिक थे, और वो जो है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अब तो लोग सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो अथॉरिटी बनाई गई, और ताकि PhD हो इसके ऊपर लोग पढ़े। अब ये बात खल नहीं रही थी लोगों को। बहुत सारे सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट हमारे मौजूद हैं जो कि प्रैक्टिकली तो हम जिनको देख रहे हैं कि दे आर एजुकेशनिस्ट, लेकिन उनकी जो वैल्यूज हैं वो अगेंस्ट द इस्लाम है। अब वो लोग ऑब्वियसली
जो पेड एजेंडा होता है या हाँ। प्रोपेगेंडा होता है वो भी उसके साथ इन्वॉल्व होता है। लेकिन लोगों को ये बातें जो है ना झूठी लग रही हैं, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन ऐसा ब्रेन वॉश कर रही है लोगों का, और लोगों को लगेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी बैरूनी साजिश हो रही है, लेकिन ये सच है। इसकी वजह ये है कि जो हेजमन है अमेरिका, वो कभी भी हमें नहीं चाहेगा कि हम जो है अपने मुल्क की एक फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी हमारी इंडिपेंडेंट हो। आज से गुलामी बंद। बिल्कुल बंद। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। और यहाँ पे वक्त होता है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ ब्रेक करने का, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, और इंटरनेट ना हो तो हम आई गेस नहीं अपनी लाइफ में काम को प्रॉपरली फंक्शन हम बेसिकली हम खुद फंक्शन नहीं कर सकते। तो इंटरनेट की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पे 4G तक तो हमारे पास अभी एक्सेसिबल, लेकिन अगर 5G की बात करें तो पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा, बट वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन करंटली जो 5G को इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं वो चाइना है की तरफ से अपना ब्रॉडबैंड दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त दुबई में, यूएई में अगर हम देखें 5G की एक्सेसिबिलिटी मौजूद है, और दुबई में इस वक्त अगर 5G कोई दे रहे हैं तो सिर्फ, अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि अमेरिका को बहुत ज्यादा इस चीज से जलन है। जलन तो है ही, मतलब बेसिकली वो इनसिक्योर हो रहा है। अमेरिका का यहाँ पे ये कहना है कि अगर तो 5G आते हैं तो उससे बहुत ज्यादा दुनिया में इश्यूज पैदा हो सकते हैं। वो इश्यूज क्या हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो इश्यूज नो नॉट एट ऑल कोरोना जैसी कोई वाहियात मर्ज। लेकिन ये जो कह रहे हैं ये बात, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैली थी कि इससे हो रहा है। और फिर लंदन में टावर भी तोड़े गए थे। सोचें, क्या हम लोग तो सोचते हैं पाकिस्तान में ऐसी जहालत होगी, लंदन में टावर्स तोड़े गए थे। जहालत हर जगह है। जहालत कोई शहर या मुल्क नहीं है जहालत का। एग्जैक्टली, जहालत का ना 2G से ताल्लुक है ना 5G से ताल्लुक है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दौर में जब हम NFTs पे आएंगे और अगर हम यूज करते हैं मेटावर्स, तो हमें तो 10G दरकार होगा, क्योंकि 4G तक तो उसका गुजारा नहीं है। खैर, एनीवेज कमिंग बैक टू माय टॉपिक, तो बात यह है कि अमेरिका ने यहाँ पे अपनी इस इनसिक्योरिटी का मुजाहिरा किया है, या अपनी एक स्टेटमेंट दी, वो ये कहा है कि अगर तो 5G आता है और अगर ये दुनिया में फैल जाता है तो इससे पहले इससे होगा क्या कि सबसे पहले जो हमारे वॉरशिप्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारी सबमरीन्स हैं, जो चाइना है वो उनका सारा सिस्टम गैदर कर लेगा, उनका सारा ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास आ जाएगा। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे अंदर की जितनी भी प्राइवेसी सीक्रेट्स हैं, जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये इनका एक प्राइवेट डेटा है जो ये नहीं चाहते कि लीक आउट। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर तो 5G आ जाता है, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, तो 5G वो सारी चीजों को चुरा सकता है। इसी बात को जवाब बना के USA की एक डील होने जाने वाली थी UAE के साथ, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5G को एक बहुत लेम सा एक्सक्यूज बना के F-35 की डील हो रही थी, जिसमें ये लोग तकरीबन कोई $23 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करने वाले थे, और ये F-35 फाइटर जेट्स लेने वाले थे। लेकिन इस चीज को कि 5G होगा और जो हमारे जितने भी जहाज होंगे उनका सारा सिस्टम हैक होने के चांसेस मौजूद हैं, इस बात को रीजन बना के उन्होंने ये डील UAE से तो कर दी कैंसिल। इसके बाद फ्रेंच की एक कंपनी है राफेल, उससे अब उनकी डील होने जा रही है आफ्टर कैंसिलिंग द डील विद UAE। और फ्रेंच से ये लोग जब ले रहे हैं तो 18 राफेल फाइटर जेट्स लेने को जा रहे हैं, और अब इनको ये यहाँ पे चीज़ें इनसिक्योर नहीं हो रहे, क्योंकि बेसिकली चाइना, इस वक्त सिर्फ चाइना है जो 5G प्रोवाइड कर रहा है, और अभी तक ये सिर्फ दुबई में एक्सेसिबल है। दुबई के अलावा आप कहीं भी 5G यूज नहीं कर सकते। हमने भी यहाँ पे सुना है आएगा, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तब आएगा। और 5G की क्या मतलब, उसको अगर आप एक्सेस करें, कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स, कितनी विद इन अ पैसेज ऑफ सेकंड्स, मतलब आपकी वो डाउनलोड हो जाती है। एक मिनट में कितनी फिल्में डाउनलोड होगी हमें ऐसे बताएं, ये सब पता है पाकिस्तान फिल्म का हमें नहीं पता। बाकी हम अपनी जूम कॉन्फ्रेंसेस का जो इनपुट होता है, या फिर ऑनलाइन हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वो पाकिस्तान में हम मतलब प्रॉपर उसको देखना पड़ता है कि डाउनलोड हो गई है फाइल। हालांकि ऑब्वियसली हम सब अच्छा नेटवर्क ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा होता है। उसके बावजूद भी जब मैंने दोनों को कंपेयर किया, मैं तो हैरान हो गई। मतलब यूं क्लिक किया है मैंने और इतनी हैवी फाइल्स डाउनलोड हो रही थी। मैंने और कभी-कभी ऐसा तो क्लिक किया हैंग हो गया। देखिए दुबई की बात कर रही हूं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बात की जाए, ये जो 5G के हवाले से अगर बात करते हैं तो हाँ, इफेक्ट भी, मतलब आप जैसे कि मैंने लेट सपोज ये चीज मैंने नहीं भेजनी थी, आई मीन किसी और को भेज दी, तो आप गलती भी फौरन जैसे कि ये काम है तो ये वो भी हो सकता है, मतलब गलती जैसे डिलीट फॉर एवरीवन ये कर सकती हैं आप, वो तो कर सकते हैं, मगर लेट सपोज ये 5G अगर आता है तो बहुत ध्यान से जो है इसको यूज करना चाहिए। करेक्ट कीजिएगा मुझे कि एक कोई एयरप्लेन का कुछ इश्यू हो चुका है 5G का दुबई में, एंड देयर आर सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स हैं जो एक ऐसे गिरे थे जैसे बारिश हो रही थी। एग्जैक्टली, करेक्ट मी ऑन दिस फैक्ट टू। जी बिल्कुल, एंड अनदर फैक्ट इज कि 5G से
क्या मैं व्हाट्सएप हैक कर सकता हूँ किसी का? आप 5G से वो चीजें कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं की। हैकिंग तो क्या पूरे किसी का, मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस वक्त USA जो है इनसिक्योर क्यों है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 5G अगर इजीली लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो जितनी भी उनकी सीक्रेट्स है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, वो सारी चीजें आपके पास मौजूद होंगी और आप ऑन योर जस्ट वन क्लिक इन नो टाइम। हाँ, इसका ना एक और कनेक्शन ये भी है, जब जिस तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी उसमें आपने मरीन सबमरीन्स और ये सारी चीज़ों की बात की, इसका जो बेसिक कनेक्शन है वो है इंडियन ओशन के ऊपर एक्सेस चीन की। जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की एक्सेस हुआ करती थी इंडियन ओशन के ऊपर, और अब क्योंकि BRI सिल्क रूट की वजह से चाइना की एक्सेस होगी इंडियन ओशन के ऊपर, ये बात जो है US को हजम नहीं हो रही। और 2018 के अगर आप मिलिट्री के पेपर्स उठा के पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के हवाले से इतने गंदे अल्फाज का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। शर्म नहीं आती ऑपोजिशन को? अभी भी ये बात करते हैं कि अमेरिका से डरो और अमेरिका के आगे झुको। क्यों झुके? 2018 में वो लोग झुके जो जिनको झुकना है, हाँ वही घटिया अप्रोच के साथ अपनी। और मतलब 2018 के पेपर्स में ओपनली लिखा हुआ इन्होंने कि हमारे लिए खतरा है, जिस तरह इंडियन ओशन के ऊपर चाइना को एक्सेस हो जाएगी और हमें इसको कंट्रोल करना होगा, तो क्यों आप उनको निकालेंगे? अपनी एक्सेस रखें, उनको निकाल दें वहां से। और वो हर तरीके से वो उनको जो है ना एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है और 5G के ऊपर, जिसकी वजह से वो उनके लिए बहुत ज्यादा मेरा सवाल वही रह गया सना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। परिंदों की बारिश हुई थी? परिंदे गिरे थे? आप सही कह रहे हैं। इसी मुतालिक मैं भी बात करना चाहूंगी। वो ये है कि देखिए उर्शिया ने बहुत एक अच्छी बात कही, वो ये थी कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम इस्तेमाल भी करते हैं तो आपको दो चीज़ें अपने जहन में रखनी पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ चीज़ें जदीद हो जाएंगी या हम एक जदीद दौर के अंदर जो है वो इंटर हो गए, ये सोचकर हम बहुत सारी चीज़ों के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते। एक बहुत कॉमन चीज़ है जो रिसेंटली अभी एक वाक़या हुआ था, गुज़िश्ता कुछ माह की बात कर रही हूँ मैं, कुछ माह पहले जो है वो आपको पता है ये जो टावर लगे हुए होते हैं, मैं 5G की बात कर रही हूँ कि 5G का जो टावर है उसको एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर बनाने की कोशिश की है दुबई में। जी बिल्कुल नहीं, दुबई की बात नहीं हो रही है, ये जो बात हो रही है जिस कंट्री में ये हादसा हुआ था उस कंट्री से मुतल्लिक बात है। ये UAE में टावर लगा, चाइना और UAE में, इसके बाद कोई नहीं मेरे चाइना में लगा है, एयरपोर्ट के पास लगा है। और उसमें ये हुआ कि एक तैयारा जो है वो बहुत दूर था, जैसे अभी हम बात करें कि ये लाइट्स हमसे जितना दूर है ना इससे भी ज्यादा दूर, अभी तो बहुत नजदीक है, मैं इससे भी ज्यादा दूर वाली बात कर रही हूं। टच हो रही है तो इतना दूर है, ठीक है, लेकिन क्या है इसकी रेडिएशंस इस तरह से आ रही हैं कि वो प्लेन के साथ टकराई और प्लेन को नजर नहीं आया। जो वो प्लेन जो है वो अपनी आपको पता है एग्जैक्टली वो भी कनेक्टेड था ना रडार के जरिए, उसकी सारी जितने कनेक्शन थे प्लेन के वो सारे खत्म हो गए, क्योंकि वो जो इसकी ये जो 5G है उसकी इतनी रडार थी कि वो प्लेन अपने उसका जो कम्युनिकेशन है वो सारा टूट गया। इनकी खुद गलती है ना, इन्होंने जब भी कोई प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के करीब आता है तो वो NOC पहले उसकी दी जाती है। NOC का मकसद क्या होता है आप पूरा चेक करते हैं, तो ये तो खुद उनकी गलती है। इनकी बहुत बड़ी कोताही है। आपको नहीं लगता कि पिछले 5 साल में जितनी भी टेक्नोलॉजी ने बूम किया है तो इससे जो फॉर द पास्ट 100 years जो टेक्नोलॉजी थी सब ऑब्सोलीट हो गई है? तो 5G अभी कहीं भी नहीं है, सिर्फ UAE में। और अमेरिका जो है इसको कम्पीट तो करना दूर की बात है, अमेरिका यहाँ पे ये सोच रहा है कि अगर 5G आ गया तो जो उनके पास चीजें मौजूद हैं असल में वो चाहते हैं, असल में ये खतरा भी है, लेकिन दूसरा खतरा भी है, वो ये है कि उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। एग्जैक्टली तो ये भी एक इनसिक्योरिटी, मतलब उनके जितने भी हैं सारे स्केल, अगर मैं लार्जर पर्सपेक्टिव पे ये सारा इशू देखूं तो अमेरिका इन चीजों को लेके इसलिए भी बहुत ज्यादा खौफजदा है क्योंकि उनके एक तो प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा वो होगी, डाउनफॉल आ जाएगी, उनकी मार्केट में क्रैश हो सकता है, उनके प्रोडक्ट्स की उतनी सेल नहीं होगी जितनी एज कंपैरेटिवली टू अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ये बात सिर्फ उनकी सिस्टम हैकिंग और वो टेक्नोलॉजी गैदरिंग और वो सब चीजों का नहीं है, मसला यहाँ पे ये भी है कि जिस चीज को आप नहीं पहुंच पा रहे अगले की भी वो ना पहुंच दो क्योंकि आप उस चीज तक नहीं पहुंच सकते। तो ये इनसिक्योरिटी का है। USA ने हमेशा हर चीज बनाई है, चाइना ने उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है। चाइना स्मार्ट वर्किंग करते हैं वेयरएज USA हार्ड वर्क करते हैं। असल प्रोडक्ट USA बनाता है, चाइना उसमें उसको लेते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करता है, यस छाप लेता है और फिर उससे ज्यादा एडवांस कर देता है। लोगों को लगता है वाह 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 व्हाट अ प्रोडक्ट, ठीक है व्हाट अ प्रोडक्ट नो डाउट, लेकिन USA को थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है जैसे कि उनका कॉम्पिटिटर है। हर यहाँ पे वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है वॉइस नोट का। अगर आप चाहते हैं इस शो में आप अपना वॉइस नोट चलाएं तो एक कॉन्टैक्ट नंबर हम क्यों दे रहे हैं, या आप लोगों के लिए तो दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए, इस पे वॉइस नोट भेजिए। हमारे पास मौजूद है एक अदद वॉइस नोट, जी वॉइस नोट
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहरुख है और मैं कराची शहर का रिहायशी हूँ और आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखता हूँ। इवन जो प्ले चैनल के तमाम शो हैं, जो ड्रामे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब आपके ये मॉर्निंग शो के अंदर जब सना जो है वो यूनुस भाई से तक लहजे में डिबेट कर रही होती है तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मेरा टॉपिक ये था आपके तवज्जुह से कि जो कराची शहर के नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं, इनको नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं, तो उनके ऊपर कुछ नज़रसानी की जाए। पंजाब के डोमिसाइल के ऊपर जो है वो नौकरियां यहाँ दी जा रही हैं और जो कराची की रिहायशी हैं उनके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये अपील करता हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, क्योंकि जब आप कराची के शहरियों को नौकरी नहीं देंगे तो उसका रिएक्शन आएगा आप सबके सामने। और जो कि आ रहा है कि आप देखें दिन ब दिन जो है वो डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, छीना झपटी बढ़ती जा रही है। तो इन सब का जो हल है वो एक ही है कि कराची वालों को नौकरियां दी जाएं, क्योंकि हम भी तो कराची के ही हैं, हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है। तो आप लोगों के जो प्रोग्राम है इसके ऊपर आप लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर जो है आप लोग नज़रसानी करें और इसके ऊपर डिस्कस करें ताकि इसके ऊपर हमारे जो ये मसला हमारा हल हो सके। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त बात की यूनुस उन्होंने। इससे तो मैं सेकंड करूंगी और हम सब सेकंड करेंगे, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। और इसमें मैंने अपने शोज में जिस तरह उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इसके ऊपर नोटिस लें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो निज़ाम है, कानूनी निज़ाम या फिर जो लेजिस्लेशन जिस तरह हमारी फॉलो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी वफाक का अलग डोमेन है, सूबे का अलग डोमेन है और लोकल गवर्नमेंट इसमें अलग होती है, प्रोविंशियल अलग होती है। और ये बेवकूफ़ बनाने के लिए सब लोगों को जो है इसमें जकड़ा दिया गया है। अब इसमें जो करना है वो सिंध गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट इतनी बाइस्ड है। मैं जब भी ये बात करती रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे, वो मेरे दुश्मन बन के सेट से उठते थे और वो इतना गुस्सा होते थे मुझसे। जी 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 यहाँ पे नहीं आएंगे, खैर है, लेकिन मेरे साथ अकेले होता था। आ भी नहीं सकते, लिफ्ट नहीं है इस बिल्डिंग में। ठीक है जी, ये सिर्फ बिल्डिंग हमें सिर्फ एक्सेस मौसूल है, हम आ सकते हैं इस बिल्डिंग में। और इसमें जो है एक बात ये है कि जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि कराची वालों को जो है नहीं दी जाती नौकरियां, उसकी वजह ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो जितने भी रूरल एरिया के लोग होते हैं उनको एकोमोडेट करती है और वाकई रेसिज्म होता है। और जो सिंधीज हैं, इस बात पे मुझे बहुत बहुत बुरे मैसेजेस आए थे कि आप रेसिज्म फैला रहे हैं, लेकिन ये बात सच है। अगर हम सिंध गवर्नमेंट में सिर्फ फूड अथॉरिटी की डिपार्टमेंट की बात कर लें, जितने भी फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट है हमारे जी है, लेकिन वो उसकी एग्जीक्यूशन का कुछ मसला है। तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं कराची के, जिन्होंने कराची से पढ़ा हुआ था, उनकी सीवीज देख के उनको बोला आप लोग कल आइएगा। वो बेचारे खुश हो गए, उनको लगा कल हमारा इंटरव्यू होगा। और फिर जो अगले दिन आए तो रो रहे थे बैठ के, कहते हैं सिलेक्शन हो चुका है। वो सारे माइक्रोबायोलॉजी वाले कोई उठा लिए, फूड इंस्पेक्टर माइक्रोबायोलॉजी वाला बनेगा, कोई बीकॉम वाला उठा लिया, ये सब होता है। तो यहाँ पे जो गमो गुस्सा है ना उर्दू स्पीकिंग लोगों का, या मैं सिर्फ उर्दू स्पीकिंग की बात नहीं कर रही, जो भी कराची में लोग रहते हैं, जो यहीं पे पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, उन सब के साथ जाती होती है क्योंकि वो कराची से क्वालिफाइड होते हैं। क्या बात। लेकिन वजह क्या है, क्यों इनको काम की अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती? इसकी वजह यही है, ये बोलने में बहुत बुरा लग रहा है और लोगों को लग रहा है कि शायद मैं कोई नफरत फैला रही हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, सिंध गवर्नमेंट अपना स्टांस नहीं चेंज करती। वो चाहते हैं कि वो सिंधीज को एकोमोडेट करें एज मच एज दे कैन। तो बायसनेस बिहेवियर टुवर्ड्स सिंधीज क्यों? यहाँ पे वो तो कहते हैं कि ये सूबा है और ये ज्यादा जो है, फिर कोटा सिस्टम भी डिबेटेबल रहा और बहुत सारे मसाइल। और शेर बताएं क्या हो रहा है? जी सर। और कैमरे वाले हैं, आप लोग सारे बताएं क्या हो रहा है, आए आप लोग बताएं। देखिए, नफरतें नहीं फैलानी, मोहब्बतें फैलाएं जी, फैलाएं मोहब्बतें। वो भी मुझसे उम्मीद रख रहे हैं आप? क्या बात कर रही हैं? नहीं, सवाल से जो कराची की नफरत फैलाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सना, कुछ तो जवाब दीजिए इन भाई को। मैं चाहूंगी कि पहले आप जो है इस पर रोशनी डालें, क्योंकि मैं जो हकाइक पेश करने वाली हूँ वो शायद यहाँ भी कुछ लोगों से और वहां भी कुछ लोगों से हजम ना हो। देखिए, मैं बोलता हूँ कराची वालों, छोड़ दो गवर्नमेंट जॉब्स का पीछा, ठीक है? कराची में तो मट्टी भी बिकती है। Exactly. सही है, तो इट्स अप टू यू। अगर अमीर होना है तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब से हो, शादी हो सकती है गवर्नमेंट जॉब से, और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप करप्शन करना चाहते हैं तो फिर शायद आप बिल्डिंग्स बना लें, आप महल बना लें अपने, लेकिन आप करप्शन नहीं करना चाहते तो नहीं पढ़ें गवर्नमेंट जॉब्स में, आप अपने बिजनेसेस करें। और कराची के जो लोग हैं, मैं आपको बताता हूं, जितने एक्टिव हैं, जितने स्टार्टअप्स कराची के लोगों ने स्टार्ट किया, आपकी सोच है पूरे पाकिस्तान में भी नहीं हो रहे, पंजाब में है। उनका इशारा क्या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ? उन्होंने तो इशारा किया, उन्होंने पूरा बोला गवर्नमेंट जॉब्स का। नहीं मिल रही, क्या करें? हमने वोट भी तो दिया ना। तस्लीम क्यों नहीं करे लोग? जब लोग ही तस्लीम नहीं करेंगे, यहाँ पे टीवी पे बैठ के भी कोई तस्लीम करने को राजी नहीं है।
तो ये तो फैक्ट है ना। तो क्या करें, सोल्यूशन आप दे दें क्या? सिंध गवर्नमेंट जाके उड़ा दूं सोल्यूशन मैं? यही है, यहाँ पे उड़ा तो हम नहीं सकते जी, जी। अनफॉर्चुनेटली, वरना काबिल तो इसी के ही हैं ये, कि इसमें ऑब्वियसली सोल्यूशन तो यही है, लोग पहले इसको रियलाइज करें कि कराची वाले जो कराची से पढ़कर निकले हैं, किधर है उनका कोटा किधर है, कोटे के ऊपर लड़ाइयां होती हैं, एज इन वो कहाँ पे दिख रहे हैं, कितनी गवर्नमेंट पोजीशंस में दिख रहे हैं कराची वाले। देखें, सबका अपना एक ओपिनियन है, मैं यही कहता हूँ कि अगर नहीं मिल रही तो इट्स बेटर कि आप मत रोएं, आप कोई और काम कर लें और अच्छा काम कर लें, पैसा आएगा। आखिरी हल तो यही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस, कि रोने पीटने से अच्छा है कि आप अपना खुद का बिजनेस कर लें। और मुझे लगता है कि लोगों के पास इतना पैसा है कि वो छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस पे आ सकते हैं। एग्जैक्टली आप लोग वही बात है, ठेला तो नहीं वाली नहीं देखिए यूनुस, वो भी इंसान जो है वो भूखा नहीं मरता, वो भी जो है वो हर चीज एग्जैक्टली अपनी गाड़ी अपना घर बना सकता है अगर वो दिल से मेहनत करे तो वही बात है कि आप लोग ये नौकरियों के पीछे भागना बंद कर दें, आप अपने ऑन पे भी बहुत कुछ बना सकते हैं। मेहनत में अजमत है। Exactly. और जुनून बैंड में अली अजमत थे। एग्जैक्टली। डो नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं इस मुल्क में, लेकिन अगर एक चीज के पीछे आप बोलेंगे कि हमें यहाँ से काम चाहिए और यही नहीं मिल रहा और आप हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहेंगे, तो यूं तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आई विल से कि दिस इज यू कैन टेक इट लाइक अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। आप नहीं काम मिल रहा तो कुछ और स्टार्ट कर लें, बट प्लीज फारिग ना बैठे, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। एग्जैक्टली। नाउ मैं आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। जी। सबसे पहले, उसके बाद मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी। ये आप देखें, ये रिपोर्ट है और शायद ऐसा हो कि इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे लोग मुझसे तजाद रखें, लेकिन मैं सीरियसली जब भी कुछ बात करती हूँ मैं बहुत बेबाक होकर बात करती हूँ और मुझे फिक्र नहीं होती किसी भी चीज की कि लोग मुझसे रिपोर्ट का बताएं। ये आप रिपोर्ट देखें कि इस रिपोर्ट के अंदर कितने जी सिंधी हैं जिनको प्रमोशन मिला है। ये KWSB वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की अंदर की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ओह माय गॉड, गद्दारी। ये आप देखिए, इसके अंदर तमाम तर मुलाजमीन को जो है वो प्रमोशन, आपको पता है उनका ग्रेड बढ़ता है। लेकिन अब देखें कि 25 साल से ये वो सिंधियों की रिपोर्ट अलग से देखें, आप प्लीज देख लें। अच्छा, सिंधियों की रिपोर्ट, सिंध के अंदर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की बात कर रही हूँ, इसके अंदर सिंधी है जी 25 सालों से मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिला। जिस ग्रेड पर वो कल थे 25 साल पहले थे, उसी ग्रेड पर आज भी है। ये जी अब उर्दू स्पीकिंग वालों की भी रिपोर्ट आप देख लें, ये आपको दिख रहा होगा कि इनकी ग्रेड जो है वो अचानक से हर साल बढ़ रहे होते। अब थोड़ा पंजाबियों पर भी नजर डालें। मेरा कहने का मतलब है, ये इदारा है, ये फेडरल का इदारा है ना, ये जो है बेसिकली इदारा जो है वो सिंध हुकूमत के अंडर आता है। अच्छा, जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के अंडर आता है। अब देखिए मुराद अली शाह साहब, अब इस पे मैं मजीद जाऊंगी तो मुराद अली शाह साहब, मैं सुना अनिल कपूर है कोई आजकल। उन्हीं की बात। अच्छा जी। लेकिन अब अगर मैं मजीद अंदर जाऊंगी यूनुस, तो फिर थोड़ा मजीद बातें खराब हो जाएंगी। मेरी कोशिश होगी पूरी कि मैं सिर्फ जो है वो ऊपरी सतह से बात करूं, अंदर इसके डेप्थ में ना जाऊं। अब जी आते हैं, मेरा तजाद ना सिंधियों से है, ना पंजाबी से है, ना खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे पठान है उनसे है, मेरा किसी से नहीं है, उनसे तो है। अच्छा। मेरी सिर्फ मसला है नेपोटिज्म से। देखें, अगर आप कहीं पर आपका जो है कहीं पर चेयरमैन बैठा हुआ है, अब वो ये नहीं देखेगा किसी को जॉब देते वक्त कि ये सिंधी है तो मैं इसको जी जॉब दूं क्योंकि मैं सिंधी हूं, या मैं पंजाबी तो मैं इसको जॉब दूं। वो ये देखेगा कि ये मेरा कजन तो नहीं है कहीं, ये देखेगा ये मेरा भाई का बेटा तो नहीं है कहीं। जब ये चीजें होती हैं तो इस पे आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि जी ये लासानियत की जंग नहीं है, जंग नेपोटिज्म की है, खानदानी जागीरदाना सिस्टम से हम जंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी जबानें बोली जाती है हम सबको उनसे मोहब्बत है। वजीर आजम सना कादिर, शायद हमें ये भी नहीं पता कि अगली जो है सब मिलकर पाकिस्तान में कौन सी नई जबान भी जो है। इन शॉर्ट, सना इज टोटली सेटिस्फाइड विद सिंध गवर्नमेंट और बहुत आइडियल सिचुएशन है। सिंध गवर्नमेंट जिंदाबाद। एक्सक्यूज मी, अगर आप मेरी बात, जो मुझे जानते हैं पर्सनली और जो मेरे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं कितना जो है वो किस हुकूमत से सेटिस्फाई होती हूँ और कितना नहीं। यहाँ पर लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। मैं आज आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूं और वो गुड न्यूज़ ये है कि फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम जो है कैडेट कॉलेज जो है वो बनने जा रहा है, स्पेसिफिकली बॉयज के लिए। वाह 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 वाह, फैसलाबाद में, फैसलाबाद से भी हमारे जवान निकलेंगे। वाह वाह। एग्जैक्टली। तो वहां का जो प्लान है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ उनकी प्लानिंग थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक फूड होगा, कोई जंक फूड नहीं होगा, बच्चों को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। यूनुस 27 एकड़ पर जो है वो जमीन जो है उसके ऊपर ये पूरा कॉलेज मुश्तमिल है, बनने जा रहा है। और साथ ही साथ जो है वहां पर पहली दफा ये फैसलाबाद में ये कैडेट कॉलेज बनने जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है लड़कों के
के लिए, क्योंकि हमेशा मैंने आपको यूनुस पिछले प्रोग्राम में मैंने आप लोगों के साथ एक और भी न्यूज शेयर की थी कि बलूचिस्तान में लड़कियों के लिए कैडेट कॉलेज बना था, आपको याद होगा। तो देखिए बॉयज के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज वहां पर जाकर जो है इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। जी जी, मुझे ये बताएं कि एडमिशन कब से है? बिल्कुल, देखिए जब ये कॉलेज की वो क्या कहते हैं बुनियाद रखी जा रही थी, तो वहाँ के जितने भी प्रिंसिपल या जो भी वहाँ पर काम कर रही है एग्जैक्टली, तो उनसे ये पूछा गया था ये कब स्टार्ट होगा, कब कितने टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि हमने अपने बच्चों के एडमिशंस करवाने हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा क्यों नहीं हम लोग यानी कि एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं 1 अप्रैल से जो है वो उनके टेस्ट, और 31 अप्रैल तक जो है वो उनकी मतलब क्लासेस जो है, जो भी उनका अप्रूवल होगा, जो भी उनके प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे 1 अप्रैल से। तो आप लोग वहां पर जाएं और वहां पर जाकर ये अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम वहां पे जाएं, ताला लगाओ और लिखाओ अप्रैल फूल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यूनुस। 1 अप्रैल क्यों? या एग्जैक्टली, नहीं, मतलब आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस चलता रहेगा, मगर जो एक्चुअल क्लासेस हैं वो आपकी अगस्त से स्टार्ट होंगी। आर्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशी की खबर है, और आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा एक बड़ा एक नया कदम है, और आर्मी इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, और आर्मी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, और वहाँ के बच्चे जब निकलते हैं तो वो वाकई बड़े लेवल पे नाम रोशन करते हैं। यस एग्जैक्टली, तो मैं पर्सनली अगर मेरे बच्चों के तो मैंने इसी स्कूल में डालना चाहूंगी। बिल्कुल, और अभी से सोच लिया है ना? सोच लिया मैंने, क्योंकि मैं सारे फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करती हूँ। ओह जबरदस्त। तो इस पे मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मिलिट्री, हम सब पेट्रियाटिक हैं और हम सब अपनी मिलिट्री से मोहब्बत करते हैं, और जिस तरह अनम ने भी कहा कि वो इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, जिसको फिर भी लोग बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं। एक अच्छी बात है, उसको तो आप क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको किसी और एंगल में ले जाते हैं। और बहुत सारे तो स्टेट्स ऐसे हैं जब आप ग्रेजुएशन से पहले आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपको उन तकालीफ का अंदाजा हो कि आपकी स्टेट की मिलिट्री किन स्टेज से गुजरती है। और बहुत सारे लोग उस स्टेज से पहले भाग जाते हैं अपने मुल्कों से, और फिर वो तब आते हैं जब वो स्टेज खत्म हो जाता है। ट्रू। मुझे तो जब भी मैं इस तरह की कोई न्यूज़ सुनती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। उसका रीज़न ये है, मुझे वो वाक़या याद आता है जिस वक्त दुश्मनों ने जो है वो हमारी आर्मी पर हमला किया था, और हमारे वतन के जो है वो नन्हे फरिश्तों को जो है वो शहीद किया था। लेकिन जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो मुझे वो जज्बा याद आता है, ये होती है हुब्बुल वतनी। हम कहते हैं कि जी हम जो है वो बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई माँ या कोई बाप अपने बच्चों को किसी इस तरह के तालीमी इदारे में एडमिशन दिलवाता है तो ये देखें बहुत फ़ख्र की बात है। ये अनम ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उनके बच्चे होंगे तो वो भी चाहेंगी। मैंने जो है ये ख्वाहिश जाहिर की थी, मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने वालिद साहब से कहा था जो मेरी छोटी अच्छा ठीक है शादी की, अब मैं दोबारा रिपीट करूंगी, आप दोबारा मेरे मीम्स बनाएंगे, वो ये है कि हर कोई हर बार शादी के बारे में नहीं सोचता। हम तो सोचते हैं आई नो दैट, लेकिन मैं शादी की बात नहीं करी, मैं बात करी हूँ मेरी जो छोटी बहन है जिसके बारे में आपने पहले भी यही बात कही थी, उनकी बात करी हूँ कि मैं उनको एडमिशन दिलवाना चाहती थी। लेकिन हमारे यहाँ पर ना सबसे अच्छी चीज भी मुझे ये लगती है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। अच्छा, बच्चों को बहुत कम एज से उनको इतना ज्यादा ट्रेन किया जाता है कि अगर उनके साथ खुदा ना खास्ता अगर वो कहीं जा रहे हैं तो अगर उनके ऊपर किसी ने चोट ने कहीं भी आप जा रहे हैं ना तो उनको कहीं ऐसा हो कि वो सेफ ना रहे तो वो अपना खुद दिफा कर सकते हैं वहां पर। सो मैं ये कहती हूँ कि जो ट्रेनिंग यहाँ इस स्कूल में दी जाती है, मेरे ख्याल से तमाम तर जितने भी निजी स्कूल है उनमें भी ये चीजें होनी चाहिए ताकि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो अपना दिफा खुद कर सके। माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने भी पाकिस्तान में कैडेट कॉलेजेस हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं, चाहे आर्मी की जो एजुकेशन है एक तरह से दे रहे होते हैं, उन सबके लिए ताली होनी चाहिए पहले। सेकेंडली मैं ये बताऊं कि देखें इजराइल में हर सिटीजन को 2 साल की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, ये इनके लॉ में, वो बंदा ग्रेजुएट नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। जी एग्जैक्टली। बट इन आवर कंट्री अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि अल्लाह ना करे बिकॉज दे आर ट्रेनिंग देयर सिटीजन्स। जैसे भी यूक्रेन में हमला हुआ तो उनके सिटीजन ट्रेन नहीं थे। तो मेरा एक ओपिनियन है कि पाकिस्तान में हर अंडर 18 बंदा जो है उसका NIC ना बने। लेकिन एक और रीजन भी है यूनुस, ये इस वजह से भी हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी की वजह से भी जरूरी है। लेकिन दूसरी बात मैं चाहूंगी जो कि हमारे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो भी खत्म हो ताकि आप अपनी आर्मी से कनेक्ट हो सकें, आप रियल फैक्ट्स को देख सकें कि वो कितनी तकलीफों से गुजरते हैं, और बहुत कम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा और मैं अपनी बात को जो डिसकंटिन्यू होगी उसको वापस आगे कनेक्ट करूंगा। मैं कनेक्शन बड़ा अच्छा करता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, प्लीज आप जरा नाम बताएं पूरा।
जनरल कमर जावेद बाजवा मुझे साहब। पता था, मैं आपका टेस्ट ले रहा था। ठीक है, ये इन साहब ने लम्स में एक कॉन्फ्रेंस की, जितने भी एंटी आर्मी वाले लोग थे वो अंदर गए हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, जिससे वो जो अवाम बाहर निकली है वो जे पाकिस्तान करके निकली है। बिकॉज अनटिल अनलेस ये अवाम से कनेक्ट नहीं करेंगे तो लोग का जो ये ऐसे लोग जो हैं, जो एक बड़ी कैसे? माइनॉरिटी है, नहीं आपने जिनकी बारे में बात की है, जो एंटी आर्मी है, बहुत कम लोग हैं, इनसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के इन्फ्लुएंस में, एंड यू नो किनके हैं। कमिंग बैक टू मेरी जो पहले वाली बात रहेगी, उसको कनेक्ट करूंगा, अंडर 18 जितने भी लोग हैं उनका एनआईसी ना बनाए। सजेशन है आवाम को, पाकिस्तानी हुकूमत को, कि एटलीस्ट 1 साल की उनको ट्रेनिंग दें, बिकॉज जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है इससे बंदा फिजिकल स्ट्रांग तो होता है, मेंटल स्ट्रांग मैं इस बहुत पे होता है। आर्टिकल लिखूंगी नेक्स्ट इंशाल्लाह, फिर ठीक आपके है। साथ शेयर करूंगी। ठीक है, मैं फाड़ूं या पढ़ूं उसको? नहीं नहीं, ऐसा ना करें, वो कलम से लिखेगा, उनकी इज्जत करना झूठ ना बोले, जरूरी है। लैपटॉप पे लिखते हैं आप। हंसने वाली बात नहीं है ये इज्जत नहीं एज अ जोक कह रहा हूं, बट आई वुड लव टू रीड योर आर्टिकल्स एंड इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अपने पेज पे भी शेयर करूंगा, मेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, ठीक है, प्लस उसको ज्यादा मिलेगा। जी अर्शिया। जी यूनिस, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी फीस जो है वो बहुत ज्यादा होगी, यही लगता है हमको, मगर ऐसा कुछ नहीं है। 29,500 जो है पर मंथ इनकी फीस है, और उसी में आपका फूड, स्पोर्ट्स और जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं ठीक वहां है। पर आप जो है बच्चों को भेज सकते हैं और वहां पर करवा सकते हैं। स्पेसिफिकली 7 और 8 क्लास के लिए जो है वो एडमिशन ओपन है। 7th और 8th वालों के साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों? बाकी कहाँ जाएंगे? नेपोटिज्म। नहीं, नेपोटिज्म की बात नहीं है, उनका ये प्लान है कि हम लोग सिर्फ 2 क्लासेस को ही अभी जो है वो क्या कहते हैं 5 साल तक जो है बच्चों को बना के बाहर निकालना है। आगे जो वो कहते हैं ना कंपटीशन में जो है, क्योंकि कम बच्चे होंगे उनको ज्यादा तवज्जो first batch है ना, Exactly. इसलिए। और उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों को हम लोग अपने स्कूल में एडमिशन तो दे देते हैं, बट एडमिशन टाइम नहीं देते। और ये अक्सर ऐसे होता है, जब भी ऐसा कोई ही नया होता है। इंस्टीट्यूट होता है तो Exactly. उसमें कुछ क्लासेस को सिलेक्ट करते हैं। बस एक चीज का होता है कि अब छोटे से बच्चा 7, 8 क्लास का होगा, उसको आप भेज रहे हो, चाह बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, वो माँ बाप का दर्द होगा। एग्जैक्टली। मगर ये है कि यूनस, जब वो बच्चे की दर्द तो हर माँ को होता है कि बच्चा हमारा जा रहा है, 5 साल के बाद जो है वो वापस आएगा, बट देखिए ना, मुल्क का नाम भी रोशन होगा और वहां से कुछ बन के निकलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे एक इंटरेस्टिंग से सेगमेंट का, विच इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, बल्कि यूनिस की जुबानी में कहूँ तो दस्ती फैक्ट कहा जाता है। तो पहला फैक्ट मैं आपके सामने पेश करती हूँ, विच इज मोर देन 80,000 पीपल इन जापान आर 100+ years old, 88.2% ऑफ देम आर वुमेन। तो जैसा कि आपको पता है, जापान में बिकॉज ऑफ देयर डाइट या उनका हेल्दी लाइफस्टाइल या जो भी उनका है क्राइटेरिया बड़े हार्ड एंड टफ हैं, जो हम शायद नहीं फॉलो कर सकते। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो मोर देन 80,000, 80,000 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो 100+ years old है। आप इमेजिन करें 100+ years old कितना होता है, हम तो हार्डली ये 60, सब 70, डाइट की वजह से लाइफस्टाइल। और इसमें सबसे जो ट्विस्ट वाली बात है मेन, वो ये कि 88% इसमें खवातीन है। ऑलराइट, ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है ये कोई बर्ड नहीं है, इट्स एक्चुअली अ फ्लावर जिसका नाम है यूलान मंगोलिया। आई एम पासिंग द बॉल टू सना। मंगोलिया में होता है ये? हाँ? मंगोलिया में होता है? अभी तो तस्वीर में। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो मैं आपको बताऊं कि ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ फैक्ट है। ये वो वाले दिल की बात नहीं है, अच्छा। ये वाले दिल की बात है। Alright, जी। तो ये फैक्ट जी मेरे पास है। ये फैक्ट कहता है हर रोज इंसानी दिल जो तवानाई पैदा करता है दिल के धड़कने के लिए, एक ट्रक जो है वो 32 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है उस तवानाई की वजह से। ओए प्लीज पास द बॉल। करंट है, आप जी, जी। समझ रहे हैं, करंट चल रहे हैं, करंट चल रहा है। प्लीज पास द बॉल। थैंक यू सना। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि बटरफ्लाई मुंह से तो टेस्ट करती है, बट वो अपने पाँव से भी टेस्ट कर सकती है। क्या हो रहा है इस दुनिया में? प्लीज पास द बॉल टू अनम। ओके तो मेरा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि फिनलैंड में जो है अगर किसी नए बॉर्न बेबी कोई होता है, किसी बच्चे की पैदाइश होती है, तो वहाँ का एक कल्चर मान लें या ट्रेंड कह लें कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको एक बास्केट भिजवाई जाती है। और उसमें होता क्या, ये पिक्चर देखें आप अपनी स्क्रीन पे, वेरी क्यूट एंड वेरी प्रिटी। बच्चे के कपड़े होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, कुछ स्टफ टॉयज होते हैं, कुछ खाने की चीजें होती हैं, और उसको वहाँ का एक ट्रेडिशन माना जाता है और वहाँ के सब इन लोगों को ये फॉलो करना पड़ता है। सो प्लीज पास द बॉल। ओवर टू यू।
पिनोकियो का जो कैरेक्टर है हम सब ने देखा है बचपन में और बहुत सारे लोगों का फेवरेट कैरेक्टर था। पिनोकियो जो कैरेक्टर है वो इटालियन न्यूज़पेपर में सबसे पहले पब्लिश हुआ था और ये कार्लो कुलीडो उन्होंने जो है ये लेजेंडरी स्टोरी लिखी थी और ये 1880 में पहली मर्तबा लिखी गई थी और उसके बाद इटालियन न्यूज़पेपर में आने के बाद इट वेंट वायरल अक्रॉस द ग्लोब और अब तक एक फेवरेट कैरेक्टर माना जाता है। ये वो स्टोरी तो नहीं ना, बच्चा झूठ बोलता है बढ़ती जाती है। वही नाक। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया की औरतों के नाक बड़े लंबे होते हैं। Yes. जोक है, इट्स अ जोक। मर्दों के भी हो सकते थे। मर्द झूठ बोलता है बहुत कम वैसे। औरतों की जुबान लंबी अच्छी मर्द लगती है। सच बोले झूठ बोले जबान लंबी हो सकती थी। वो तो औरतों की होती है। हाँ तो औरतों की जबान लंबी, मर्दों की नाक लंबी झूठ बोलने पर। हाँ हो सकती है झूठ में आज भी मर्दों का कोई मुकाबला नहीं है, सारे फहरिस्त मर्द ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। I think having said that, please pass the ball. Over to you. Alright, मैं अगर अल्लाह ना करे ये आंख नहीं है, ठीक है, तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ बायोनिक आई ओके। जिससे ब्लाइंड बंदा देख पाएगा, स्लाइटली थोड़ा बहुत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है ना, मुझे डर लग रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, घबराए नहीं, इतना भी कुछ नहीं हो रहा। आई एम पासिंग द बॉल टू अर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जापानीज स्टेशनरी कंपनी एक डेवलप की है कि उसमें ऐसा रेजर बनाया है कि अगर आप मिटा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज मिटा रहे हैं। तो इट्स अ फैक्ट। ऑलराइट, प्लीज पास द हमारे यहाँ रबड़ नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ होता है रबट दे दें। टू सना। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि जब मैंने ये पढ़ा मैं थोड़ा हैरान हुई ये देखकर कि इतना बड़ा जो पांडा होता है वो इतना छोटा कैसे हो गया। ये देखकर मैं हैरान हुई कि पांडा का जो बेबी होता है तो वो पप्पी साइज होता है। नहीं वो चूहे से भी छोटा। हाँ चूहे के बच्चे से भी छोटा होता है, इतना सा होता है वो पांडे का बेबी। यस पांडे का बेबी इतना सा होता है। मतलब वो चूहे के बेबी से भी छोटा सा होता है। हो सकता है। क्या हो रहा है इस दुनिया में हमें पता नहीं है। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। जी। भैंस दूध देती है, ठीक है, मुर्गी अंडे देती है, ठीक है, ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देती है और देता है? तो औरत अपने हस्बैंड को पका के दे सकती है इन दैट वे? ना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नो आइडिया। दुकान वाला वो दूध भी देगा अंडे भी देगा। I was close at least. You were close। और सही जवाब दिया है मदिया जी ने, तालियां होनी चाहिए। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं। जी। एक आदमी की 6 उंगलियां, ठीक है, हाँ ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रहा, मेरे दिमाग में भी आया था। 6 उंगलियां, ठीक है, ये 4 हैं और ये 5 भी उंगलियां लोग कहते हैं, ठीक है, और छठी उंगली यहाँ पे निकली हुई है, लेकिन उसका जो नाम है वो अकबर है। तो उसको अकबर क्यों बुलाया जाता है? ये क्या? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अकबर। हाँ 6 उंगलियां हैं उसकी, लेकिन उसको अकबर के नाम से क्यों पुकारा जाता है? जी 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 क्योंकि उसका नाम अकबर है। ये That's why मैंने कहा लेकिन आपने इतना कोई जवाब तो नहीं दिया ना। देखें आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं। जी पूछिए। वो कौन सी मछली है जो ना तैर सकती है, ना अंडे दे सकती है, ना उड़ सकती है, ना बच्चे दे सकती है, कुछ नहीं कर सकती? इसका अगर आप जवाब जानते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइज लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, Anam Gauhar. थैंक यू सो मच यूनिस। एक छोटी सी पोइट्री है तो पेश करती हूँ आपकी खिदमत में। आदाब अर्ज़ है। इरशाद। जिक्र तेरा मेरी कहानी है, चांद का अक्स जैसे पानी है, वाह वो तो खामोश रहा और हम जाने क्या कह गए रवानी में। वाह वाह वाह। अपनी आंखें गवाई हैं हमने वाह अपने ख्वाबों की पासबानी में। वाह एक मुद्दत का साथ छूट गया वाह। एक छोटी सी बदगुमानी में। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अनम। वेरी नाइस। क्या स्टाइल मारे आपने। शुक्रिया। आपने जो स्टाइल मार दिया खत्म हो गया। शो खत्म करें भाई, खत्म, बात ही खत्म हो गई। अल्लाह हाफिज। हम जा रहे हैं। देखने वाले नाराज ना हो जाएं तो उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हम एक अच्छे अखलाकियात के दायरे में रख के उनसे खुदा हाफिज कर लें। कल फिर उनकी खिदमत में हाजिर होना, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें बनाते हैं और बिगाड़ तो नहीं सकते लेकिन उठाते हैं या गिराते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस के साथ होता है तो हम उस बुरी फहरिस्त में नहीं आना चाहते। एक अच्छे नोट पे आपसे इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.